परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम अर्जुन सिंह, मैं अलवर ज़िले का निवासी हूँ। मेरी स्कूली शिक्षा हीरा उच्च माध्यमिक विद्यालय अलवर से हुई है सर। उसके पश्चात मेरा चयन भारतीय नौसेना में हो गया था। भारतीय नौसेना में रहते मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा और इग्नू विश्वविद्यालय से परास्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। सेवा में रहते ही मैंने सर राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी और 15 वर्ष की सर्विस के पश्चात सेवा के पश्चात मैंने 2020 अगस्त में सेवानिवृत्ति ले ली सर। अच्छा, अच्छा। तो सर आप अलवर के निवासी हैं आप। जी सर। तो सेना में कौन-सी सेना में कार्यरत थे आप इससे पूर्व? सर, मैं भारतीय नौसेना में कार्यरत था। भारतीय नौसेना में। तो इसकी सर नौसेना की स्थापना वर्ष? सर, नौसेना की स्थापना 26 जनवरी सन 1950 को की गई थी सर। इसी दिन अपने भारत के अंदर और भी यह जो वर्ष है, आपने तिथि जो बताई है, किसी और चीज़ के लिए भी ये प्रसिद्ध है, जी जानी सर, जाती है? 26 जनवरी सन 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था। इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है सर प्रतिवर्ष। अच्छा, अच्छा। तो आप सेना से आपने इसकी एनओसी ले ली है क्या? सर, मैं ऑलरेडी सेवानिवृत्त हो चुका हूँ, तो एनओसी की अच्छा, अच्छा, अच्छा। आवश्यकता नहीं होती है सर। अच्छा, सेना में रहते हुए आपने नेट की योग्यता अर्जित कर ली थी। जी श्रीमान। जी सर। अच्छा, चलो सर ये बताइए आप अलवर की कोई जो सांस्कृतिक जो विशेषताएँ हैं, वो बताइए सर कोई 2-3 आपको ध्यान हो? सर, अलवर में 2-3 सांस्कृतिक स्थल हैं, जैसे एक बीकानेर में करणी माता है, उसी के तरह एक अलवर में भी एक करणी माता है, जो सांस्कृतिक सद्भाव का काफ़ी बड़ा स्थल है, जिसमें वर्ष में 2 बार चैत्र में और आश्विन मास में मेला लगता है। इसके अलावा तिजारा में चंद्र प्रभु जी के जैन मंदिर हैं, जो 8वें तीर्थंकर रहे थे। अच्छा, अच्छा। तो जी अपने सर। नाथों से भी किसी का संबंध रहा है अलवर से? जी सर, भर्तृहरि जी का संबंध अलवर से है सर। तो भर्तृहरि जी की कोई रचनाएँ ध्यान है आपको? सर, नीति शतक नाम से शायद उनकी एक रचना है। अच्छा, अच्छा। कोई नीति शतक का कोई श्लोक याद है कोई? नहीं सर, अभी तो नहीं बता पाऊँगा, माफ़ी अच्छा, चाहूँगा। अच्छा। चलो आपकी पृष्ठभूमि सैन्य उससे रही है, तो आप हिंदी के जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना चाहते हैं, तो इसकी क्या वजह है? एकाएक आपने इतना परिवर्तन? जी सर। सर, सर्विस में भारतीय नौसेना में कुछ ऐसे प्रावधान हैं कि सर अगर 15 साल का जो हमारा प्रारंभिक अनुबंध होता है, प्रारंभिक अनुबंध के पश्चात हमको लंबे समय का अनुबंध नहीं दिया जाता। उसके पश्चात 15 वर्ष के बाद जो अनुबंध खत्म हो जाता है, तो पहले 5 वर्ष, उसके बाद 2-2 वर्ष का अनुबंध दिया जाता है सर। और उसके साथ में ये भी ज़रूरी है कि हमको पदोन्नति मिलती रहे। अगर किसी हुँ। कारणवश हमारी पदोन्नति रुक जाती है, नहीं होती है, तो हमको ऐसे मोड़ पर सेवानिवृत्ति दे दी जाती है, ना चाहते हुए भी, जब हमारे बच्चों को हमको मतलब सर्विस की या सेवा की रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है। उस समय हमारी उम्र भी लगभग 40 के आस-पास हो जाती है, तो अन्य सेवाओं में जाने की हमारी जो उम्र है, वो लगभग पूरी हो चुकी होती है। तो इस वजह से सर मैंने सोचा कि समय रहते ही सर्विस को छोड़ दिया जाए। सर्विस में रहते ही मैंने स्नातक और परास्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली थी और राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा इस हेतु पास कर ली थी। तो इससे मुझे जो निर्णय मैंने लिया है, उसको सबलता मिली और मैंने 15 साल में छोड़ दी थी सर। अच्छा, अच्छा। तो हिंदी के प्रति आपका लगाव कब से है? मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं अर्जुन जी? जी सर, मेरा हाँ, माइक ऑफ हो गया था सर, माफ़ी चाहूँगा। सर, अच्छा, अच्छा। हिंदी के प्रति मेरा लगाव सर बचपन से ही रहा था। जब मैं स्कूली शिक्षा में था, उस समय हिंदी के प्रति मेरा मतलब हिंदी में काफ़ी अच्छी मेरी परफ़ॉर्मेंस थी। मेरे जो सहपाठी थे, उनसे हिंदी में मेरे काफ़ी अच्छे अंक आते थे, सबसे अधिक अंक मेरे ही आते थे। लेकिन समय की माँग और पापा का कुछ ऐसा रहा कि मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, तो मैं साइंस वर्ग में चला गया था सर।
लेकिन सेवा में जाने के पश्चात साइंस में तो मैं आगे नहीं बढ़ सका, लेकिन फिर मैंने आर्ट्स में हिंदी को चुना सर इसके लिए। अच्छा, रुचि तो आपने मेरी कहाँ शुरू से ही की रही सर। हाँ, आपने जो डिग्री की है, वो इग्नू से की है, तो इग्नू की फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म क्या है समझे? इग्नू की? हाँ सर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सर। तो ये मुक्त विश्वविद्यालय क्या होते हैं ये? मुक्त विश्वविद्यालय जितना मैं समझ पाता हूँ सर, इसमें रेगुलर कक्षाएं नहीं लगती हैं। छात्र कहीं भी पत्राचार के माध्यम से कहीं भी बैठे उसमें प्रवेश ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। इसमें कुछ चलो असाइनमेंट वगैरह पहले से लिख के देने होते हैं, उसके पश्चात परीक्षा आयोजित की जाती है, मतलब लगातार कक्षाओं में जाने की आवश्यकता नहीं होती सर। चलो, बहुत बढ़िया अर्जुन जी, आपका साक्षात्कार मेरी तरफ से संपन्न हुआ। अग्रिम जो सदस्य हैं, उनको मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। स्वामी जी। जी सर, धन्यवाद सर। जी जी, सुमेरदान जी। जी, नमस्कार अर्जुन जी। नमस्ते सर। जी, साक्षात्कार के लिए आप तैयार होंगे? जी सर। जी, आज आप क्या तैयार करके आए? सर मैं पिछले 4-5 दिन से आदिकाल पढ़ रहा हूँ, आज मैंने विद्यापति के बारे में कुछ पढ़ा है सर। ठीक है। आदिकाल, क्या ये नाम उचित है हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल के लिए? सर आदिकाल के नामकरण के ऊपर बहुत सारे विवाद रहे हैं। जितने भी साहित्यिक ग्रंथ लिखे गए उनमें काफ़ी चर्चा का विषय रहा आदिकाल का नामकरण। लेकिन अगर सार्थकता की बात की जाए तो सर आदिकाल नाम बाकी जो अन्य नाम दिए गए इस काल के लिए, उन सब में ज़्यादा सार्थक ठहरता है सर, क्योंकि इसके अंतर्गत उस काल से संबंधित जितनी भी प्रवृत्तियाँ हैं सभी को सम्मिलित कर लिया जा सकता है सर। बाकी अन्य जो नाम दिए गए जैसे वीरगाथा काल है या सिद्ध सामंत काल है, उसमें उस समय की जो तत्कालीन प्रवृत्तियाँ थी उन सभी को शामिल करना संभव नहीं हो पा रहा था सर। तो आदिकाल मेरे हिसाब से उचित ठहरता है सर। अच्छा। आदिकाल का आरंभ आप कब से मानते हैं? सर आदिकाल का आरंभ रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उन्होंने आप 1050 से माना। आप कब से मानते हैं? सर मैं हड़प्पा के काल से मानना चाहूँगा सर, 769। उसका क्या कारण है? क्योंकि सर अगर शुक्ल जी की बात करें तो इन्होंने सर सिद्धों और नाथों की रचनाओं को इसके अंतर्गत साहित्यिक रचनाओं के अंतर्गत शामिल नहीं किया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनमें वो सब गुण थे नाथों में और सिद्धों की रचनाओं में जो एक साहित्यिक रचनाओं में होने चाहिए। तो आदिकाल का जो हिंदी साहित्य का आदिकाल है, उसकी मैं शुरुआत सिद्धों से मानना चाहूँगा सर। इसलिए उसका समय काल मैं 700 के आसपास मानता हूँ सर। साहित्यिक होने के लिए क्या गुण होते हैं जो आपने सिद्धों और नाथों में देखे? सर साहित्यिक रचनाओं में एक संदेश होना चाहिए। संदेश तो हर रचना में होता है। उसका अनुसरण किया जाना चाहिए परवर्ती साहित्य में, जिसका कि सिद्धों की साहित्य जो है उसका भी परवर्ती साहित्य में अनुसरण किया गया। जैसे कबीर ने सिद्धों और नाथों के साहित्य से उलटवास किया और उस तरह के जो प्रभाव हैं वहीं से उनका प्रभाव देखने को मिलता है, सिद्धों और नाथों से ही। तो आगे जाके भी इनका अनुसरण किया गया तो इनको साहित्य कोटि में माना जाना चाहिए सर, मेरे अनुसार। सिद्धों की भाषा हिंदी है क्या? हिंदी तो नहीं है सर। फिर हिंदी साहित्य में अपभ्रंश। सिद्ध कैसे आ गए? यहाँ तो हिंदी साहित्य की बात हो रही है, फिर आप लेकिन सिद्धों सर से जो उसका उद्भव मान रहे अपभ्रंश जो भाषा उनके समय पे रही सर, उसको हिंदी का प्रारंभिक रूप माना जा सकता है सर, इस हो। कारण अच्छा, से। सिद्ध साहित्य की क्या विशेषताएं हैं?
सर सिद्ध साहित्य में गुरु को ऊंचा स्थान दिया गया है और सिद्ध साहित्य या सिद्ध जो थे नारी भोग के समर्थक थे। साहित्य में इन्होंने सर जो भाई आडंबर वगैरह हैं वो उस समय की जो तत्कालीन जो प्रथाएं चल रही थी उनका विरोध किया है। ये 2-3 मुख्य बातें हैं सर। तो नाथ इनके अनुगामी है या इनके विरोधी है? सर नाथ जो हैं वो सिद्धों से ही बने हैं, उनका अनुगामी कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ चीज़ों में उनका मतलब विरोध उनका देखने को मिलता है। जैसे नारी भोग के वो विरोधी हैं, नारी भोग को उचित नहीं मानते हैं। और कुछ इन्होंने जैसे कुंडलिनी योग है, इनका हठ योग साधना है, इनका इन्होंने प्रवर्तन किया है जो कि सिद्ध साहित्य में नहीं मिलता है या सिद्धों में देखने को नहीं मिलता है, नाथों में मिलता है सर। ठीक है। विद्यापति का क्या योगदान है साहित्य में? सर विद्यापति ने संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश इन सभी भाषाओं में रचनाएं की हैं सर। इनको आदिकाल के अंत और भक्ति काल के संक्रांति काल का कवि माना जा सकता है। इन्होंने कई सारी रचनाएं की हैं, जैसे पदावली है, पुरुष परीक्षा है, भू परिक्रमा है, कीर्तिलता है, कीर्ति पताका है, ये इनकी रचनाएं हैं सर। और इनकी रचनाओं में श्रृंगारिकता, भक्ति भावना, रहस्यवाद ये सब देखने को मिलता है सर। विद्यापति को का अनुसरण बाद के कवियों ने किया है क्या किसी ने? सर कृष्ण काव्य के गीत इन्होंने शुरुआत की थी, तो उस हिसाब से तो सूरदास जी ने इनका अनुसरण किया है। इसके बारे में और ज़्यादा तो सर मैं अभी जानकारी नहीं रखता हूँ सर। ठीक है, मेरी तरफ से आपका साक्षात्कार संपन्न हुआ। मैं जी अगले सर, सदस्य धन्यवाद। को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करता हूँ। जी अर्जुन जी, अभी आप कैसा फील कर रहे हैं? नमस्ते सर, बढ़िया है। नमस्कार। अच्छा, तो आपने बताया कि आप नौसेना में थे। सर हाँ, नौसेना का समुद्र से गहरा रिश्ता होता है ना? जी सर। तो सर आप हिंदी में वे रचनाएं बताइए जिनमें समुद्र का जिक्र है। जी सर। आवाज आई मेरी? जी सर। हाँ हाँ, मैं पूछ रहा था हिंदी की वे रचनाएं जिनमें समुद्र का जिक्र है। सर अपने पाठ्यक्रम में एक रचना थी, नाम याद नहीं आ रहा सर उसका। समुद्र का वर्णन है उसमें, समुद्र के नीचे जाते हैं राजकुमारी, उनको ले जाती है कुछ, फिर उनको धन्य धान्य के साथ में फिर विदा किया जाता है। रचना का नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ सर, अभी माफी चाहूँगा। पृथ्वीराज रासो। हाँ शायद पृथ्वीराज रासो का ही वो सर्ग है जो अपने पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, उसमें वर्णन है समुद्र का। अच्छा अच्छा, बहुत ही तो समय सर। ये क्या कारण है कि हम है ना समुद्र के बारे में कोई कहानी कविता ढूंढने के लिए इतना सोचते हैं, तब जाके एक आधी मिलता है कोई, और उसमें भी जैसे मछुआ जीवन है वैसा कुछ नहीं मिलता जी सर। हिंदी में। क्या कारण है इसका? सर कारण जो मेरे अनुसार तो यही है कि सर ये सामान्य पहुंच से बाहर है। जहाँ पे कोई भी कवि लेखन करता है या कोई भी साहित्यकार लिखता है, तो वो उन्हीं परिदृश्यों को अपने काव्य में, अपनी रचनाओं में शामिल करता है जिसको वो देख चुका है, जी चुका है सामान्यतः। हालांकि कवि का सोचने की शक्ति, कल्पना शक्ति बहुत अधिक है, लेकिन सामान्यतः वो वही ज़्यादा सोच सकता है जिसको वो देख चुका है और जहाँ पे वो अपना कुछ समय व्यतीत कर चुका है। तो समुद्र से जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा निकटता नहीं रहती है साहित्यकारों की, इस वजह से शायद ये उपेक्षित रहा है सर। साहित्यकारों की नहीं रहती या हिंदी वालों की नहीं रहती?
सर हिंदी से मतलब वही जो साहित्य लिखते हैं, मैं साहित्य के हिसाब से बता रहा हूँ सर, हिंदी साहित्य से ही। दक्षिण दक्षिण भारत की भाषाओं में भी नहीं मिलेगा आपके हिसाब से, या सर मिलेगा? दक्षिण भारत साहित्य की तो जानकारी बहुत ज़्यादा मुझे नहीं है सर, माफ़ी चाहूँगा। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। सर आप बता सकते हैं हिंदी में ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो पूरे विश्व के साहित्य में नहीं मिलती? सर हिंदी व्याकरण से संबंधित बताना। नहीं नहीं, मैं जो रचनाएं हैं इनका जो वर्ण्य विषय होता है उसकी बात कर रहा हूँ। तो विश्व के अन्य साहित्यों से हिंदी को अलग करती है, ऐसी हाँ विशेषता हाँ है। हाँ 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 हाँ, ये ऐसा जिक्र उनमें नहीं आया हो, ऐसा वर्ण्य विषय उनमें नहीं हो। सर जो हिंदी एक साहित्य है उसमें आध्यात्म का ज़्यादा भाव मिलता है, जो मेरे हिसाब से अन्य साहित्यों में शायद कम देखने को मिलता है। भक्ति भाव, और आध्यात्म। और और हमारे जो हिंदी साहित्य सर, इसमें आदर्शवाद के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, बाकी जो और साहित्य हैं उनमें यथार्थवाद पे ज़्यादा ध्यान है। आप जी कह रहे सर। हो यथार्थवाद पे ज्यादा ध्यान है, और जो साहित्य है, तो फिर ये जो प्लेटो है, ये साहित्यकारों को निकालने की बात क्यों करती है? सर क्या प्लेटो का मानना था कि यथार्थवाद सर, यथार्थवाद उनको पसंद नहीं था? नहीं सर, प्लेटो का मानना ये था कि आदर्श गणराज्य में सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को शामिल किया जाना चाहिए जो समाज के प्रति कुछ काम के हैं, जिनका कुछ उपयोग है। उनको ऐसा लगता है कि जो काव्य है, काव्य का समाज में कोई उपयोग नहीं है। काव्य सिर्फ हमारे तजोगुणों को और उस तरह के गणों में वृद्धि करता है जो समाज के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए उन्होंने एक चित्रकार को तो अपने आदर्श गणराज्य में स्थान दिया है, लेकिन एक साहित्यकार को, एक कवि को अपने आदर्श गणराज्य में स्थान नहीं दिया है सर। क्योंकि चित्रकार जो बनाता है उससे समाज को अभिप्रेरणा मिलती है, जबकि काव्य से प्लेटो के अनुसार प्रेरणा नहीं मिलती है सर। इसलिए वो उसको त्याज्य मानते हैं काव्य को। जी सर। बिल्कुल ही ताज्य मानते हैं या कुछ स्वीकार भी नहीं सर, करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल किन नहीं। थोड़ा सा उसमें है, एक दो बातें किन हैं जिसको परिस्थितियों में उन्होंने। किन परिस्थितियों में स्वीकार करते हैं? जी सर, उनका मानना है कि अगर कोई काव्य ऐसा है जो चरित्र निर्माण करने में सक्षम है या संभव है, तो ऐसे काव्यों को वो मानते हैं। एक और उसका गुण वो बताते हैं जिसके बारे में भी मुझे याद नहीं आ रहा है सर। दो गुण वो मानते हैं, अगर ऐसा गुण गुण किसी काव्य में है तो उसको स्वीकार करते हैं सर। एक तो मैंने बताया, वो चरित्र निर्माण में अगर सहायक है। प्लेटो की साहित्य के प्रति जो दृष्टि थी वो किस प्रकार की थी? वही सर, इसी कैसी से माने? संबंधित हो गया, इसी से हाँ तो संबंधित हो गया सर वो कैसी कि मानोगे आप, एक शब्द में कहना चाहो तो कैसी दृष्टि बताओगे? एक शब्द में तो सर, जैसा मैं याद कर पा रहा हूँ सर, दो बातों को छोड़ के त्याज्य ही माना है सर काव्य को उन्होंने। अच्छा, चलो। तो आप नौसेना में थे, ये नौसेना होता है, नौ का अर्थ क्या होता है? सर इसका संबंध नौका से है सर। किससे? नौका, नौका, नाव। नौका। अच्छा, ठीक है जी। और नौ का कुछ संधि विच्छेद वगैरह भी होता है क्या? नाविक होता है जो, या नौका से नाविक ही मतलब बन गया? जी सर। तो नाविक नौका से नौसेना में। संबंधित होता है? जी सर। हाँ, संधि विच्छेद बताइए। इसका सर नाविक का। हाँ हाँ। मैं निश्चित तो नहीं हूँ, लेकिन 9+1 होना चाहिए सर। अच्छा, कितनी मात्राएं आएगी? नौ 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 होता है, नौ होता है, आप वैसे बताएं, दो मात्रा वाला, एक मात्रा 9 वाला, सर, कैसे 9। बताएं? 2 मात्रा 9। अच्छा जी, ठीक है अर्जुन जी, आप अच्छा बता रहे हैं। कुछ और पूछें यार?
इतनी पर्याप्त है? सर आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा जितना मैं जानता हूँ। अच्छा, कहाँ से पूछें?